हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी पाठशाला। आज से हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा इकोनॉमिक बॉटनी, इथनोबॉटनी एंड फाइटोकेमिस्ट्री है। जिसमें आपकी पहली यूनिट है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, जिसमें आपको कल्टीवेटेड प्लांट्स या क्रॉप प्लांट्स के ओरिजिन, उनका डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ, कैसे हम उनको घरेलू यूज़ में लाए हैं, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर यूनिट। इस लेक्चर में आपको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्या होता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स हों, प्लांट की वेरियस वैरायटीज़ प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। जहाँ पे प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी, उनके वाइल्ड रिलेटिव्स होंगे, मतलब उनके पूर्वज होंगे। वाइल्ड का मतलब होता है नेचुरल, या अगर हिंदी में कहें तो जंगली, या अगर साइंटिफिक यहाँ इस रेफरेंस में कहेंगे तो वाइल्ड का मतलब होता है उनका नेचुरल रिलेटिव, या उनका वास्तविक जो रूप है वो वाइल्ड वैरायटीज़ कहलाता है। सो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, आप देखिए, द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इज़ अ जियोग्राफिकल रीजन वेयर अ लार्ज वैराइटीज़ ऑफ अ क्रॉप प्लांट्स एंड इट्स वाइल्ड रिलेटिव्स आर फाउंड। मतलब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एक ऐसा जियोग्राफिकल रीजन है जहाँ पर लार्ज वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट अवेलेबल होते हैं और उनके वाइल्ड रिलेटिव, मतलब उनके पूर्वज या उनके नेचुरल जो रिलेटिव्स हैं वो पाए जाते हैं। दीज एरिया शोज मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएशंस। जब डाइवर्सिटी ज़्यादा है, विविधता ज़्यादा है, तो जेनेटिक वेरिएशंस भी होंगे। एंड आर कंसीडर्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को हम प्लेस ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हैं। और डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिकेशन मतलब घरेलू रूप से जहाँ वो क्रॉप प्लांट उत्पत्तित हुए थे। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? एक रशियन साइंटिस्ट N.I. वेविलोव ने 1926 में। इसकी डेफिनेशन क्या है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की? अ रीजन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्रॉप प्लांट शो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी, मतलब जहाँ पे क्रॉप प्लांट में मैक्सिमम वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। एंड वेयर इट्स वाइल्ड एंसेस्टर्स अकर नेचुरली, जहाँ पर इनके पूर्वज नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये हुआ आपका सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का डिफिनीशन। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है, हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? मतलब आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इससे आपको क्या लाभ हो सकता है? इससे आपको क्या लाभ हो सकता है? हेल्प इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, आपको फसलों के इम्प्रूवमेंट तथा उनकी ब्रीडिंग में हेल्प मिलेगी। आपको ये पता लगेगा कि क्रॉप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी ब्रीडिंग कैसे की जा सकती है, और अगर आपको उसका सेंटर पता है या उसकी डाइवर्सिटी पता है, उसकी ओरिजिन पता है, तो आप उससे डिजीज रेजिस्टेंस जीन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यूजफुल फॉर कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, हेल्प टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रॉप। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की वजह से ही आप पता लगा सकते हैं कि वह प्लांट की ओरिजिन कहाँ हुई थी और वो प्लांट कैसे इवॉल्व हुआ है, पहले किस फॉर्म में था, अब किस फॉर्म में है। जैसे इवोल्यूशन होता है, विकास की दर कैसे कैसे विकसित हुआ है, उसके बारे में भी आप सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के तहत ही समझ सकते हैं। वेविलोव सेंटर ऑफ ओरिजिन, मेजर सेंटर्स। वेविलोव ने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी सेंटर को 8 भागों में बांटा, मतलब दुनिया में ओवरऑल 8 मेजर डाइवर्सिटी सेंटर हैं। वो 8 वेविलोव ओरिजिनली प्रपोज 8 मेजर सेंटर्स, लेटर एक्सपेंड टू 12 सेंटर। पहले 8 सेंटर थे, बाद में कुछ 4 सेंटर और ऐड हुए, तो टोटली 12 सेंटर्स
माने जाते हैं, लेकिन हमें मेजरली 8 सेंटर के बारे में ही पढ़ना है अकॉर्डिंग टू वेविलॉग। पहला सेंटर कौन सा है? चाइनीज़ सेंटर। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, अगर चाइनीज़ है तो इसका रीजन कहाँ होगा, मतलब ये चाइनीज़ सेंटर होगा कहाँ? चाइना के आसपास। इसमें मेजर क्रॉप्स, मतलब चाइनीज़ सेंटर में कौन कौन से क्रॉप आए थे? राइस, सोयाबीन, टी, पीच, मिलेट्स। इसका स्पेशल फीचर है, चाइनीज़ सेंटर का स्पेशल फीचर है, ये ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर है। मतलब एग्रीकल्चर का सबसे पुराना सेंटर कौन सा है? चाइनीज़ सेंटर। दूसरा है हमारा इंडो मलायन सेंटर या इंडियन सेंटर। इंडियन का मतलब भारत, जो हमारे भारत के आसपास के एग्रीकल्चर क्षेत्र हैं उनको हम इंडियन सेंटर या इंडो मलायन सेंटर कह सकते हैं। इसमें क्या क्या आएगा आपका? इंडिया, म्यांमार एंड मलेशिया। इसके मेजर क्रॉप कौन कौन से हैं? मतलब इंडिया में कौन कौन सी क्रॉप ओरिजिनेट हुई हैं? राइस, शुगर केन, बनाना, मैंगो, ब्लैक पेपर एंड ब्रिंजल। मतलब चावल, गन्ना, केला, आम, काली मिर्च और बैगन की उत्पत्ति आपके ये इंडो मलायन एरियाज़ में हुई है, जिसमें इंडिया, म्यांमार एंड मलेशिया है। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका कि वन ऑफ द रिचेस्ट सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी। जो आपका इंडियन सेंटर है यह क्रॉप डाइवर्सिटी का रिचेस्ट सेंटर, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी आपकी? इंडियन सेंटर में। तीसरा सेंटर है आपका सेंट्रल एशियाटिक सेंटर। एशिया मतलब आपका एशिया महाद्वीप, उसका सेंटर में क्या है? अफगानिस्तान और तुर्किस्तान। तो सेंट्रल एशियाटिक सिस्टम, इसके मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? व्हीट, अनियन, कैरेट, गार्लिक और स्पिनच। फोर्थ रीजन आपका है नियर ईस्टर्न सेंटर, जिसमें आपका जाता है ईरान, इराक और टर्की। इसके मेजर क्रॉप हैं व्हीट, बार्ली, राई, पी एंड लेंटिल्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये बर्थ प्लेस है मैनी सेरेल्स का। सेरेल्स मतलब अनाजों का ये बर्थ प्लेस है। देखिए व्हीट है, बार्ली है, राई है, पी है और लेंटिल्स है, मतलब बर्थ प्लेस ऑफ मैनी सेरेल्स है। कौन आपका? नियर ईस्टर्न सेंटर। पांचवा है आपका मेडिटेरेनियन सेंटर। इसमें आपके मेडिटेरियन कंट्रीज आएंगे। उसकी मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? कैबेज, बीट, ऑलिव एंड लेटस। छठा है आपका एब्सिनियन या इथोपियन सेंटर, ये इथोपिया में आता है। इसकी मेजर क्रॉप कौन कौन सी हैं? कॉफ़ी, टेफ, सारघम एंड कस्टर। ये आपके एब्सिनियन सेंटर के मेजर क्रॉप्स हैं। आपके जब एग्ज़ाम में आएगा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, तो आपको इन 8 सेंटर्स के नाम, उनका रीजन, मतलब ये कौन सा सेंटर कहाँ सिचुएटेड है और उन पे मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, उन्हीं के बारे में आपको लिखना है। सातवां है आपका सेंट्रल अमेरिकन सिस्टम, ये आपके मैक्सिको में पड़ेगा। मेजर क्रॉप कौन कौन सी हैं? मेज़, कॉटन, चिली और पंपकिन। आठवां है आपका साउथ अमेरिकन सेंटर, रीजन इसका क्या क्या है? पेरू, बोलीविया एंड इक्वाडोर। इसमें मेजर क्रॉप कौन कौन सी हैं? पोटैटो, टोमेटो, टोबैको एंड ग्राउंडनट। ये हो गया आपका 8 सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी रीजन अकॉर्डिंग टू वेविलॉग। अब कुछ आपके बाद में ऐड हुए थे एडिशनल तरीके से, जिसके तहत आपको 12 थे, तो ये है आपके माइनर सेंटर्स जो कि बाद में ऐड हुए हैं। कौन कौन से? चिलियन सेंटर, ब्राज़ीलियन पैराग्वेन सेंटर एंड नॉर्थ अमेरिकन सेंटर, ये आपके बाद में ऐड हुए सेंटर्स हैं। अब जो इन्होंने 8 सेंटर्स बताए किसके? डाइवर्सिटी के, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म है, मतलब कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या क्या थी? सम क्रॉप्स हैव मल्टीपल सेंटर ऑफ ओरिजिन। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके सेंटर ऑफ ओरिजिन अलग अलग हैं। जैसे आप प्रीवियस स्लाइड में जाकर देखेंगे तो व्हीट आपको चाइनीज़ सेंटर में भी दिख रहा है, इंडियन सेंटर में भी दिख रहा है, सेम एज एक ही क्रॉप के कई सेंटर ऑफ ओरिजिन दिखे। सेंटर्स ओवरलैप इन सम रीजन्स, कुछ सेंटर्स ओवरलैप कर रहे थे इंडो मलायन सेंटर में और आपके एशियाटिक रीजन के सेंटर्स आपस में ओवरलैप कर रहे थे। ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी आर नॉट ऑलवेज द सेम। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे प्लांट्स की ओरिजिन हुई हो वहीं पर वो प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा हो। ये भी इनके थ्योरी का क्रिटिसिज्म रहा।
कंक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। ये एक मॉडर्न एग्रीकल्चर का फाउंडेशन या कह सकते हैं उसका फिनोमेना हो सकता है। नॉलेज ऑफ दिस सेंटर हेल्प, इन सेंटर्स की वजह से हमें हेल्प हो सकती है क्रॉप कंजर्वेशन में, क्रॉप की ब्रीडिंग में और फूड सिक्योरिटी में। हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी हमें इन रूपों में मदद कर सकती है कि क्रॉप के कंजर्वेशन में मदद कर सकती है, क्रॉप की ब्रीडिंग में एंड फूड सिक्योरिटी में ये हमारी मदद कर सकती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स की ओरिजिन कैसे हुई? अभी तक हमने डाइवर्सिटी देखी कि क्रॉप प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू बिलो 8 रीजन है। अब ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, तो क्रॉप प्लांट्स होते क्या हैं? आप बार बार पढ़ रहे हैं क्रॉप प्लांट या कल्टीवेटेड प्लांट क्या होते हैं। तो क्रॉप प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर कल्टीवेटेड बाई ह्यूमन फॉर फूड, फाइबर, मेडिसिन एंड अदर यूजेस। मतलब क्रॉप प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ह्यूमन अपनी बेसिक नीड के लिए कल्टीवेट करता है। जैसे आप गेहूँ, चावल, मक्का, चाय, कॉफ़ी, ये सब आप कल्टीवेट करते हैं, तो ये सब क्या होगी? क्रॉप प्लांट्स। द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स रिफर्स टू the geographical region where the crop was first domesticated from its wild ancestor। ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट का मतलब होता है, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, क्रॉप प्लांट मतलब जो हम यूज़ करते हैं सारे प्लांट्स वो क्रॉप प्लांट्स कहलाते हैं। तो इन क्रॉप प्लांट्स की उत्पत्ति को हम ऐसे रिफर्स कर सकते हैं कि ऐसा जियोग्राफिकल रीजन जहाँ पे हमारे क्रॉप प्लांट्स सबसे पहले उत्पत्तित हुए होंगे या उनके पूर्वज सबसे पहले आए होंगे, उसको हम क्या कह देते हैं? ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। द साइंटिस्ट स्टडी द क्रॉप ओरिजिन वाज मेनली डेवलप्ड बाई N.E. वेविलो। जिन्होंने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी दी थी उन्होंने ही ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट का कॉन्सेप्ट भी दिया है, N.I. वेविलो। ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिन मीन्स क्या होता है? द प्लेस वेयर फर्स्ट, द प्लेस ऑफ फर्स्ट डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब घरेलू रूप से जहाँ पहली बार प्लांट आए हैं, पहली बार प्लांट आपको दिखे होंगे, वो क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन। तो जहाँ प्लांट पहली बार दिखे थे उसको हम कह देते हैं ओरिजिन ऑफ प्लांट। रीजन वेयर वाइल्ड रिलेटिव्स आर फाउंड। वाइल्ड मतलब उनके एंसेस्टर या पूर्वज, जहाँ पे प्लांट्स के पूर्वज दिखेंगे उसको भी हम उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं। एरिया शोइंग मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जहाँ पे मैक्सिमम जेनेटिक वेरिएबिलिटी दिखेगी उसको भी हम ओरिजिन सेंटर ऑफ क्रॉप प्लांट कह सकते हैं। ओके, एविडेंसेस ऑफ ओरिजिन क्रॉप्स। अब हमको ये एविडेंसेस मिले कहाँ की? सपोज हमारा गेहूँ कहाँ सबसे पहले आया था, हमारा चावल सबसे पहले कहाँ उत्पत्तित हुआ था, आलू, मटर, टमाटर जो भी है ये सबसे पहले कहाँ उत्पत्तित हुए थे, उसके बारे में हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले होंगे? तो फर्स्ट पॉइंट होगा आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब फॉसिल्स में। जब हमने खुदाई की, फॉसिल्स आपने पढ़ा होगा जीवाश्म के रूप में कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी जौ थे, तो वो हमें कैसे पता चले? हमको वहाँ पे जौ के साक्ष्य मिले थे या फॉसिल्स मिले थे। एशियन सीड्स मिल गए आपको फॉसिल्स के फॉर्म में। कुछ बॉटनिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, जैसे वाइल्ड वेराइटीज़ आपकी, कुछ आपके प्लांट्स यहाँ हैं, कुछ हिमालय में हैं, हिमालय में वो आपके पूर्वज हैं जो प्लांट यहाँ चले आए हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हो सकता है, किसी किताब में लिखा होगा, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में किसी प्लांट के बारे में लिखा होगा, वो आपका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो गया। साइटोलॉजिकल स्टडीज़ मतलब क्रोमोसोम के नंबर के बेसिस पे, अगर आपके गेहूँ का क्रोमोसोम नंबर 7 है, कहीं और वाइल्ड वैरायटी है उसका भी नंबर 7 है, उस बेसिस पे भी आप ओरिजिन को डिस्कवर कर सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, मैक्सिमम मेडिसिन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन। जहाँ पर किसी भी प्लांट की ओरिजिन हुई रहती है ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। वेविलॉव्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्रॉप ओरिजिन। वेविलॉव को क्या कॉन्सेप्ट है क्रॉप ओरिजिन को लेके? वेविलॉव प्रपोज्ड दैट द प्लेस ऑफ मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स रिप्रेजेंट इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन। इनके कहने का आशय ये है कि जिस भी प्लेस पर डाइवर्सिटी ज़्यादा, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। तो जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी किसी भी क्रॉप प्लांट की, वही उसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन मानी जाएगी। ही आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ ओरिजिन
फॉर द मेजर क्रॉप प्लांट, मतलब सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन एक ही इन्होंने माना, किसने, वेविलोव ने। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग क्रॉप ओरिजिन। अब जैसे आपने देखा कि डाइवर्सिटी की स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट थी, सेम एज आप देखेंगे क्रॉप ओरिजिन की स्टडी करने से हमें क्या मिलेगा, हम क्यों कर रहे हैं कि क्रॉप कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, तो हमें क्या फ़ायदा, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये हमारे प्लांट ब्रीडिंग में हेल्प करेगा। प्लांट कैसा था उसके, जैसे हम पढ़ते हैं ह्यूमन का एवोल्यूशन, वैसे हम पढ़ेंगे ना कि प्लांट कैसे एवोल्यूट होते हैं। आज हम जो गेहूँ खा रहे हैं, क्या ये सदियों पहले ऐसा ही था, किया उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। कंजर्वेशन ऑफ जर्मोप्लाज्म, उसके जर्मोप्लाज्म के कंजर्वेशन के लिए भी ज़रूरी है क्रॉप की ओरिजिन पता करना। अंडरस्टैंडिंग क्रॉप इवोल्यूशन, क्रॉप का विकास कैसे हुआ है या क्रॉप विकास क्रम में कैसे हुआ है, उसकी स्टडी के लिए भी हमें क्रॉप ओरिजिन पता करना ज़रूरी है। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को पता करने के लिए भी हमें क्रॉप ओरिजिन का पता होना ज़रूरी है। कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर क्लोजली लिंक्ड विद द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जैसे जैसे ह्यूमन की सभ्यता विकसित हुई थी, वैसे वैसे ही क्रॉप की ओरिजिन से वो क्लोजली लिंक्ड होती गई कि प्लांट जब इंसान सिविलाइज हुआ तो उन्होंने स्टडी स्टार्ट की तो उन्हें पता किया कि कैसे कैसे क्रॉप कहाँ कहाँ कल्टीवेट होते थे, कहाँ कहाँ ओरिजिनेट होते थे, कैसे उनका डोमेस्टिकेशन हुआ, कैसे उनका इंट्रोडक्शन होता है, ये सब हमारा सिविलाइजेशन का पार्ट है। ह्यूमन जब सभ्यता का विकास हुआ तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। वेविलोव्स वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड जेनेटिक कंजर्वेशन। सेम वही वेविलोव का काम किस पर आधारित था, क्रॉप इम्प्रूवमेंट और जेनेटिक कंजर्वेशन पर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक आपने पढ़ा सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कि प्लांट की डाइवर्सिटी मतलब प्लांट विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है, प्लांट और क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारे प्लांट्स वाइल्ड वैराइटीज़ में पाए जाते थे उनको हम अपने यूज़ में, डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाना। अगर एग्जैक्ट हिंदी में सोचें तो डोमेस्टिकेशन का मतलब है किसी चीज़ को पालतू बनाना या अपने योग्य बनाना, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लेना, क्या कहलाता है, डोमेस्टिकेशन। तो प्लांट्स को जब हमने वाइल्ड वैराइटीज़ से अपने खाने योग्य बनाया, उसी प्रोसेस को हम क्या कहने लगे, डोमेस्टिकेशन, घरेलू यूज़ में लाना। डोमेस्टिक मतलब घरेलू या अपना। Domestication of crop plants. Domestication is the process by which wild plants were gradually brought under human control and modified through selection and cultivation to meet human needs. वही चीज़ें, डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम वाइल्ड प्लांट मतलब जो एंसेस्टर प्लांट्स थे उनको हम ग्रेजुअली ह्यूमन के कंट्रोल में लाए, मतलब धीरे धीरे ह्यूमन अपने कंट्रोल में लिया और उसमें मॉडिफिकेशन सिलेक्शन करके उसको ह्यूमन्स आवश्यकताओं के अनुरूप कर दिया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डोमेस्टिकेशन। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसके वजह से हम एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन की शुरुआत किए हैं। डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट इज द इवोल्यूशनरी प्रोसेस। डोमेस्टिकेशन क्या है, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब विकासशील प्रक्रिया है जिसमें हम विकास देखेंगे या इवोल्यूशन देखेंगे, कैसे वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे पहले वाइल्ड वैराइटीज़ थी अब हमारे खाने योग्य हो गए हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इन विच वाइल्ड प्लांट स्पीसीज, जिसमें आपके जंगली जो प्लांट स्पीसीज थी, आर जेनेटिकली चेंज, उनमें जेनेटिकली चेंज किया गया बाई ह्यूमन सिलेक्शन, मनुष्यों के द्वारा, टू प्रोड्यूस कल्टिवेटेड क्रॉप। क्यों किया गया, ताकि वो उसे प्रॉपर कल्टिवेटेड सामान ले सके, अपने योग्य फसल उत्पादित कर सके। हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन, ये डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस शुरू कब से हुई है, तो स्टार्ट्स अबाउट 10,000 ईयर एगो। अर्ली ह्यूमन सेलेक्टेड प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर्स,
पहले जो प्लांट्स थे वो पहले जो ह्यूमंस थे वो प्लांट्स को उनके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के थ्रू सिलेक्ट करते थे। जैसे हमारे खाने योग्य प्लांट्स हम उसको सिलेक्ट कर लिए, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उगाने लगे। एसोसिएटेड विद द नियोथिलिक मानव या न्यू स्टोन एज में ही आपका डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था, नव पाषाण काल जिसको कहते हैं। क्लोजली लिंक्ड विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन। डोमेस्टिकेशन भी आपका एक प्रकार से मतलब डोमेस्टिकेशन कब होगा, आपके सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी से ही तो आपका डोमेस्टिकेशन शुरू होगा, वहीं से तो आप प्लांट उठाएंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये क्लोजली रिलेटेड विथ है सेंटर ऑफ ओरिजिन के। प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन क्या हो सकती है? डोमेस्टिकेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा? सपोज करिए आपको किसी भी प्लांट की वाइल्ड वैराइटीज से उसको आपके खाने होगा। सपोज अगर आप ह्यूमन का कैरेक्टर लेते हैं, आपको किसी जंगली जानवर को पालतू बनाना है अपने घर का, सपोज आपको शेर पालना है, तो आप क्या करेंगे? पहले आप शेर उठाएंगे, फिर उसका ह्यूमन से इंटरेक्शन करवाएंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग खाना देंगे। वही सेम डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस, ये आपको डोमेस्टिकेशन कहलाएगा कि आप जंगल के शेर को ला के घर में पालतू बना रहे हैं। ये क्या है? डोमेस्टिकेशन। आप वाइल्ड वैराइटीज़ को ला के घरेलू मतलब पालतू में पाल रहे हैं, ये हो गया डोमेस्टिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन में क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट। सबसे पहले हम वाइल्ड प्लांट लेंगे। कल्टीवेशन नियर ह्यूमन सेटलमेंट, मनुष्यों के सेटलमेंट के अनुसार उसको कल्टीवेट करेंगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का यूज़ करेंगे, मतलब जो उनके यूज़फुल कैरेक्टर हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे। एडाप्टेशन टू कल्टीवेशन, फिर हम उसको कल्टीवेट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कल्टीवेट वैराइटीज़, और हम इस प्रकार से कल्टीवेट वैराइटीज़ को ग्रो कराएंगे। कौन कौन से कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन? मार्फोलॉजिकल, जैसे इंक्रीज सीड साइज। अगर किसी प्लांट की सीड छोटी छोटी होती है और हमको बड़ी सीड करनी है तो हम उसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। लूज ऑफ सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म, सीड का डिस्पर्सल रोक सकते हैं। रिड्यूस द स्पाइन एंड बिटरनेस, हम किसी भी प्लांट के स्पाइन्स को कम कर सकते हैं, बिटरनेस को कम कर सकते हैं, मतलब कड़वापन और उसके कांटों को दूर कर सकते हैं। जैसे सपोज हम गुलाब से कांटे हटा सकते हैं ड्यू द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। हम करेले से उसका बिटरनेस, कड़वापन ख़त्म कर सकते हैं। चेंज द प्लांट आर्किटेक्चर, प्लांट के हम आर्किटेक्चर को चेंज कर सकते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा क्लोरेनकाइमा को निकाल सकते हैं। उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज भी कर सकते हैं, जैसे लूज ऑफ सीड डोर्मेंसी, सीड उसका सुसुप्तावस्था में नहीं जाएगा, जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, सारे जितने भी सीड्स होंगे सब जर्मिनेट करेंगे। इंक्रीज यील्ड, जिसकी वजह से यील्ड में इंक्रीजमेंट होगा। जेनेटिक चेंज भी कर सकते हैं, जैसे रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, उनमें बहुत सारे अनवांटेड कैरेक्टर्स आ जाते हैं, उसको हम अलग करेंगे। इंक्रीज द होमोजाइगोसिटी एंड पॉलीप्लॉइडी इन सम क्रॉप प्लांट, जैसे वीड में आपको पॉलीप्लॉइडी दिखती है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं ड्यू द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेथड ऑफ डोमेस्टिकेशन का होता है, मतलब डोमेस्टिकेशन करने का मेथड क्या है? अनकॉन्शियस सिलेक्शन। अनकॉन्शियस मतलब हम समझते नहीं थे, जो हमारे अर्ली मानव थे वो इसको समझ के नहीं किए हैं, नासमझी में हो गया है डोमेस्टिकेशन। ऐसा नहीं था कि वो करना चाहते थे, वो गलती से हो गया। जैसे आपको पता है आग की खोज हमारे जब पूर्वज थे हमारे पाषाण काल में, तो आग की खोज जानबूझकर नहीं किए थे, वो तो पत्थर को पत्थर से रगड़ रहे थे, बाई चांस उससे आग निकली। तो इस तरह अनकॉन्शियस तरीके से आग की खोज हुई थी। तो सेम एज अगर बिना जाने हम किसी भी प्लांट का डोमेस्टिकेशन कर ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? अनकॉन्शियस सिलेक्शन। अर्ली फार्मर सिलेक्ट बेटर प्लांट अननोइंगली, मतलब जानते नहीं थे, गलती से ही वो डोमेस्टिकेट कर लिए अच्छे प्लांट्स को। एग्जाम्पल व्हीट और राइस। कॉन्शियस मतलब जानते हैं, एकदम कॉन्शियस मतलब सजग तरीके से हम उसका सिलेक्शन करेंगे। इंटेंशनल सिलेक्शन बाय ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन इंटेंशनली उन प्लांट्स को सिलेक्ट कर रहा है। जैसे मेज और कॉटन का जब कल्टीवेशन हुआ तो वो इंटेंशनली हुआ था। इम्पॉर्टेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, क्या इम्पॉर्टेंस है डोमेस्टिकेशन की? डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सकता है डोमेस्टिकेशन से। ऑब्वियस है, आप बेटर प्लांट को सिलेक्ट करेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग तो कल्टीवेशन बढ़ेगा। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, आपको पता है जब अच्छे प्लांट्स होंगे फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप खाने वाले प्लांट ही, आप गेहूँ चावल मक्का ही कल्टीवेट करेंगे तो फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा। बेसिक
बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, आप प्लांट ब्रीडिंग में भी इनकी हेल्प ले सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ऑब्वियस है कि आप अभी तक कच्चे मांस मछली खा रहे थे, अब आप प्रॉपर कल्टिवेटेड क्रॉप्स खाएंगे तो सिविलाइजेशन भी डेवलप होगी। डिसएडवांटेज ऑफ डोमेस्टिकेशन, क्या क्या आपके डिसएडवांटेज हो सकते हैं किसके, डोमेस्टिकेशंस के, तो इससे लूज ऑफ जेनेटिक वैराइटीज़ या डाइवर्सिटीज़, मतलब अभी तक हमारे जो प्लांट्स थे उनमें वेरियस डाइवर्सिटी थी कि गेहूं की हज़ारों स्पीसीज़ थी और सारे स्पीसीज़ अपने आप में ग्रो कर रही थी। अब आपने कोई आपकी जो प्रोडक्टिव स्पीसीज़ है केवल उस पर आपने ध्यान दिया, बाकी सारे स्पीसीज़ को आपने नेग्लिजिबल कर दिया, जिससे क्या होगा कि डाइवर्सिटी कम होगी। जिस पे आप ध्यान दे रहे हैं वही गेहूं का पेड़ अच्छा ग्रो करेगा, जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे वो स्पीसीज़ तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी या विलुप्त हो जाएगी, तो डाइवर्सिटी कम होगी। इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी टू डिजीज़, इससे आपकी डिजीज सस्पेक्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी प्लांट को सिलेक्ट कर ले रहे हैं जिसमें डिजीज़ है तब डिजीज़ बढ़ जाएगी। डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन केयर, जो ये आप डोमेस्टिक प्लांट्स ले आ रहे हैं या जिनको अपना आप घरेलू या पालतू प्लांट बना ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड हो जाएंगे टोटली, उनमें अपनी कोई क्षमता नहीं रह जाएगी। जैसे आप गमले में या किसी जो आप ले आते हैं शो प्लांट्स, उनकी अगर आप केयर नहीं करिए तो वो बेकार हो जाते हैं। उसी जगह आप जंगल के पेड़ को देख लीजिए, वो सालों साल जंगल में पड़े रहते हैं, उनको पे कभी कुछ नहीं होता। और जो आप घर में प्लांट्स लगाते हैं अगर आप उनको एक दिन पानी नहीं देते हैं तो वो सूख जाते हैं। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि वो डिपेंडेंट हो गए हैं ह्यूमन केयर पे। अगर ह्यूमन उनकी केयर करेंगे तो वो चलेंगे, ह्यूमन उनकी केयर नहीं करेंगे तो वो ख़त्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मिलवाना, इंट्रोड्यूस करवाना ना, एक इंसान को दूसरे इंसान से या एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिलवाना ही क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। तो सेम वही, अगर हम एक प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह पर मिलवा देते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। देखिए लिखा हुआ है The introduction of crop plants refers to the transfer of plant species or varieties from its native place to a new geographical region where it was not grown earlier. देखिए द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स मतलब क्रॉप प्लांट का इंट्रोडक्शन रिफर्स टू मतलब कहलाता है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट स्पीसीज, किसी भी प्लांट स्पीसीज का ट्रांसफ़र कहाँ से, फ्रॉम इट्स नेटिव प्लेस, उसके उत्पत्ति स्थान से एक नई जगह पे, नई भौगोलिक जगह पे जहाँ पर वो पहले कभी ग्रो नहीं किया होगा, उसको क्या कह लेते हैं, इंट्रोडक्शन। मतलब एक जगह से जहाँ उस प्लांट की उत्पत्ति हुई है उस जगह से प्लांट को ले जा उठा करके या ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह पे जहाँ पर वो प्लांट कभी नहीं था अभी तक, वहाँ पे ग्रो कराना क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन क्या है इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ प्लांट स्पीसीज फ्रॉम वन कंट्री और रीजन टू अनदर फॉर कल्टिवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियस है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों ले जा रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे हमारे इंडिया में कभी चाय नहीं थी, चाय कहाँ से आई है, चाइना से। चाइना का नेटिव प्लेस क्या है, चाय का नेटिव प्लेस क्या है, चाइना। चाइना को इंडिया में लाया गया है, क्यों, फॉर द कल्टीवेशन एंड इम्प्रूवमेंट। हमारे इंडिया में आ गई चाय, तो इस प्रकार चाय हमारी चाइना से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, चाय का इंट्रोडक्शन हुआ है इंडिया में। टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप बाय डायरेक्टली अडॉप्टेड फॉर कल्टीवेशन। जैसे कोई ब्रीडिंग की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट प्लांट्स को लाए दूसरी कंट्री से इस कंट्री में रिप्लेस कर दिए, हमारा प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। जैसे ट्री इंट्रोड्यूस इंडिया फ्रॉम चाइना, जैसा कि हमने आपको बताया, चाय को ला के हमारे सीधे इंडिया में लगा दिया गया है चाइना से, वो क्या हो गया हमारा प्राइमरी इंट्रोडक्शन। फिर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप इज़ फर्दर इम्प्रूव्ड बाय सिलेक्शन और ब्रीडिंग। प्लांट हम अपने ही कंट्री में दूसरी कंट्री से ला के लगा दिए, प्राइमरी सिलेक्शन। अपनी ही कंट्री में हम उसी प्लांट में ब्रीडिंग करके जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसकी इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ को फिर से दूसरी जगह पे ग्रो करते हैं, वो क्या कहता है हमारा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। एग्जाम्पल क्या है, हाई यील्डिंग वीट वैराइटीज़ इंडिया
इंडिया में वीट की कई अलग अलग वैरायटीज़ को सिलेक्शन के थ्रू बना कर यूज़ किया जा रहा है। तो वो हमारा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन हो गया। नीड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सपोज़ अगर हम आपसे पूछें कि क्रॉप प्लांट्स को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्रॉप प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो टू इंक्रीज क्रॉप डाइवर्सिटी। सपोज़ आपके इंडिया में चाय नहीं थी तो इंडिया वाले चाय नहीं जानते थे, अब चाय आ गई है तो अब आपके इंडिया में भी चाय की वेरियस वैरायटीज़ हैं, सब अलग अलग स्टेट्स में आपकी चाय ग्रो कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, चाय की डाइवर्सिटी बढ़ रही है। टू इम्प्रूव यील्ड एंड क्वालिटी, ऑब्वियस है, यील्ड बढ़ेगी मतलब उपज बढ़ेगी, क्वालिटी में भी बढ़ावा होगा। टू इंट्रोड्यूस डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंट, हो सकता है कि इंडिया में चाय में इंसेक्ट्स लग जाते हों या फंगस इन्फेक्शन होता था, इंडिया में ऐसा ना हो, तो इसलिए डिजीज़ एंड पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगी। टू एडेप्ट क्रॉप टू न्यू क्लाइमेट कंडीशन, क्रॉप को नए क्लाइमेट को एडाप्ट करने की क्षमता या एबिलिटी बढ़ेगी। टू सपोर्ट प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा। सोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या क्या हो सकता है, किन किन माध्यम से हम, मतलब इंट्रोडक्शन का सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे सेंटर ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे प्लांट्स की ओरिजिन हुई है वहाँ से लाके आप किसी और कंट्री में लगा दीजिए, सेंटर ऑफ ओरिजिन हो सकता है। जीन बैंक, जहाँ पे उसका जीन सिलेक्टिव जीन रखा होगा वहाँ जीन बैंक से आप जीन ले आइए, अपने इंडिया में ग्रो कराइए, जीन बैंक के थ्रू हो सकता है। बॉटनिकल गार्डन्स, आप यहाँ से जा रहे हैं जापान में कोई प्लांट्स आपको अच्छा लग गया जो कि आपके इंडिया में नहीं है, जापान के बॉटनिकल गार्डन से वो प्लांट्स लाइए, अपने गार्डन में लगाइए, ये भी एक सोर्स हो सकता है। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहीं आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए हैं अमेरिका में, ब्राज़ील में, वहाँ पे आपको कोई ऐसा प्लांट दिख रहा है जो आपके इंडिया में नहीं है, आप उसको लाके इंडिया में लगाइए, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेन कंट्रीज से ऑब्वियस है, चाय हमारी आई है चाइना से। मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, किस किस के माध्यम से हम प्लांट्स को ला सकते हैं। जैसे आपको चाइना से इंडिया लाना है चाय, या साउथ अफ्रीका से आपको लाना है आलू, तो कैसे ला सकते हैं, सीड के थ्रू ला सकते हैं, आप सीड ला सकते हैं उस प्लांट का, उस प्लांट की आप कटिंग ला सकते हैं। आपको मान लीजिए आप इंडिया से आपको गुलाब भेजना है ऑस्ट्रेलिया, तो आप गुलाब की कलम काट के दे सकते हैं, ले जाइए भैया गुलाब लगा लीजिए, उसका ट्यूबर्स ला सकते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग ला सकते हैं, उसका टिश्यू कल्चर ला सकते हैं। ओवरऑल एक्लेमेटाइजेशन, आफ्टर इंट्रोडक्शन क्रॉप मस्ट एडजस्ट टू द न्यू इन्वायरमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। मतलब इंट्रोडक्शन के बाद अगर क्रॉप नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले रही है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्लेमेटाइजेशन। एडवांटेज ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या एडवांटेज हो सकते हैं इंट्रोडक्शन के, डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रॉप वैराइटीज़, ऑब्वियस है, हमारे इंडिया में वेरियस वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हमारे अदर कंट्रीज़ से यहाँ इंट्रोड्यूस हुए हैं। इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स होगा ही, पहले हमारी चाय नहीं थी, कोई चाय बेचता नहीं था, जब से चाय आई है चाय बिक रही है, चाय हो रहा है तो हमारी इकोनॉमी भी बेस्ट हो रही है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, अभी तक चाय जो खेती होती है सीढ़ीदार या पहाड़ों पर होती है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, अब उसका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क टू इंट्रोड्यूसिंग पेस्ट एंड डिजीज़, सेम वही, अगर सपोज़ करिए कि हमारे चाय में कोई बीमारी लग रही थी चाइना में, अब हमारी चाय यहाँ आई है, वो बीमारी भी तो चाय के साथ साथ इंडिया में आ गई। सम क्रॉप में फेल अडॉप्ट, कुछ क्रॉप ऐसी भी हो सकती हैं जो एडॉप्टेशन में फेल हो जाएं, वो इंडिया में सर्वाइव ही ना कर पाएँ। मे बिकम इन्वेजिव स्पीसीज, हो सकता है वो एक अलग प्रकार की या हिंसात्मक स्पीसीज बन जाएं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोड्यूस क्रॉप इन इंडिया, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे इंडियन क्रॉप्स की जो फॉरेन से इंडिया में इंट्रोड्यूस कर गई हैं। कौन कौन सी हैं, पोटैटो, आलू हमारा कहाँ से आया है, साउथ अमेरिका से, मतलब इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन साउथ अमेरिका था, ये इंडिया में लाई गई है बाय द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन। टोमेटो हमारा आया है साउथ अमेरिका से, मेज हमारा आया है सेंट्रल अमेरिका से, कॉफ़ी हमारी आई है इथियोपिया से, और चाय हमारी आई है चाइना से। ये हैं इसके
एग्जाम्पल्स। इतना आपको ये एग्जाम्पल्स कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके इसी यूनिट के टॉपिक 4 पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हिंदी में कहते हैं सतत विकास। सतत का मतलब होता है लगातार या कॉन्टिन्यूसली, ऐसा विकास जो चलता जाए, उसको क्या कहते हैं? सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको यहाँ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट अप्रोच दैट एम टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट जनरेशन्स की सारी नीड्स को फुलफिल करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी या उनके नीड्स के साथ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करेंगे। हम इस प्रकार का विकास करेंगे कि हमारी वर्तमान जनरेशन की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज उपलब्ध रहें। ये क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस है, जब हम ऐसा विकास करेंगे जिसमें हमारी प्रेजेंट की नीड भी फुलफिल हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रहें, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी होगा क्योंकि हम इन्वायरमेंट का दहन कम करेंगे, और सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक वेलफेयर भी हमारा बढ़ेगा। दिस कॉन्सेप्ट बिकम ग्लोबली इम्पॉर्टेंट आफ्टर द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट। जब ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई 1987 में, तब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दिया जाने लगा कि हम किसी चीज़ का अति दोहन ना कर लें, अति उपयोग ना कर लें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज़ बचे ही ना। तो उसको क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन क्या हो सकती है? अकॉर्डिंग टू ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। वही बात जो हमने ऊपर पढ़ी कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स में। अब अगर देखें हम तो इस समय कहते हैं कि बिजली का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन में हमें बिजली नहीं मिलेगी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ऐसे प्लान्स बनाए जाएंगे जिसमें हमें प्रेजेंट जनरेशन को तो लाइट मिले ही, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रॉपर लाइट की आवश्यकता हो सके। ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्या है देखते हैं। क्यों हमें ऐसा कॉन्सेप्ट लाना पड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा? क्यों? क्योंकि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से तो हमारे सारे प्लांट्स एनिमल्स सब खतरे में हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का अति दोहन किया जा रहा है। सारे पेड़ पौधे काट के फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, लोग पेड़ पौधों की कटाई मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की कटाई पर मतलब हर प्रकार से दोहन उसका नेचुरल रिसोर्सेज का किया ही जा रहा है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ ही रहा है, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइज़ पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, हर प्रकार का पोल्यूशन उसमें एटमॉस्फेयर में बढ़ ही रहा है। क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एसिड रेन की समस्याएं बढ़ रही हैं। इसलिए भी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। लूज ऑफ डाइवर्सिटी का लूज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसके लिए भी हमें क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सतत विकास की आवश्यकता है जिसमें हम अपने प्रेजेंट को भी देखें और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के भी ज़रूरतों का ख्याल रखें। पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के पिलर क्या क्या हो सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन 3 मेन पिलर्स। इसके 3 मेन पिलर्स हो सकते हैं। पहला, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमारा इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, मतलब
कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, इन सब को कंजर्व किया जाए, इनका संरक्षण किया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसमें आपको कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कंज्यूमर सबका ध्यान रखा जाए। रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जाए। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की जाए, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन में भी कुछ चीज़ें बची रहें। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ किया जाए, मतलब एक प्रॉपर वे में उसका यूज़ किया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। एम्प्लॉयमेंट मतलब सबको रोजगार दिया जाए जनरेशन में, सब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या है? सोशल जस्टिस, समान न्याय, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो किसी भी बेसिस पे, न उनकी जाति पे, धर्म पे, लिंग पे। इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखा जाए, किसको क्या राइट्स हैं, किसको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, हमने पढ़ चुका, इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहिए। सस्टेनेबल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सों का जो हमारे रिसोर्स संसाधन हैं, पानी, पेड़ पौधे, अनाज, बिजली, जिसका भी यूज़ करें हम उसको थोड़ा लिमिटेशंस में यूज़ करें। इंटरजेनरेशनल क्वालिटी, आपके जो जनरेशन गैप है उसको ध्यान में न रखते हुए सब सारे जनरेशन्स के लोग हर जनरेशन को समझने की कोशिश करें, सब में समानता का भाव रखें। रिड्यूस द वेस्ट, वेस्ट को रिड्यूस ना मतलब वेस्ट को रिड्यूस करें, ज़्यादा मात्रा में वेस्ट बाहर ना निकालें। यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी का यूज़ करें जो रिन्यूएबल हो, मतलब उनको फिर से उत्पादित करें, जैसे सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी। पब्लिक पार्टिसिपेशन, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान दें या पार्टिसिपेट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये आया था आपका 2015 में। इसके तहत इन 2015 द यूनाइटेड नेशंस एडॉप्टेड 17 सस्टेनेबल गोल, 17 यूनाइटेड नेशन ने 2015 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलप के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसको 2030 तक हमें पाना है। ऐसा लक्ष्य, ऐसे 17 लक्ष्य जिनको 2015 में वो डिसाइड हो चुके हैं, 2030 तक उनको हमें पा लेना है। वो कौन कौन से हैं गोल्स? ज़ीरो पॉवर्टी या नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए। जीरो हंगर, कोई भूखा ना सोए, कहीं भूखमरी ना हो। गुड हेल्थ एंड वेल बींग्स, स्वास्थ्य अच्छा हो सबका, सब स्वस्थ रहें। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, पानी स्वच्छ हो जाए और पीने योग्य हो जाए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब आपकी वायु की गुणवत्ता अच्छी हो जाए। क्लाइमेट एक्शन, वातावरण में सुधार किया जाए। लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पे जीवन को संभव बनाया जाए। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर का क्या रोल है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें एग्रीकल्चर में, हम फालतू के केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालने की बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दें। क्रॉप रोटेशन कर दें कि इस सीज़न गेहूँ तो अगले सीज़न सरसों, ऐसा करके क्रॉप रोटेट कर दें। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह पे आप बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, पानी और जल दोनों का संरक्षण करें। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, ऐसा क्रॉप प्रोडक्ट करें जो सस्टेनेबल हो। रोल ऑफ इंडिविजुअल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल डिसाइड हो गया, 2030 तक उसे पाना है। ऑन पेपर इसमें हमारे इंडिविजुअल्स या भारत के नागरिकों या भारत या दुनिया के नागरिकों का क्या रोल है, उनको क्या करना चाहिए? सेव वाटर एंड एनर्जी, मतलब
पानी और ऊर्जा को बचाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में ना तो पानी खर्चा करें ना बिजली खर्चा करें। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, R3 प्रिंसिपल का या 3R प्रिंसिपल का यूज़ करें। किसी भी चीज़ को लिए हैं तो कोशिश करिए कि पॉलीथीन का यूज़ रिड्यूस करें, मतलब कम करें, उसको बार बार यूज़ कर लें, रीयूज़ कर लें, रिसाइकिल कर लें। इस बार किसी और फॉर्म में, अगली बार किसी और फॉर्म में यूज़ कर लीजिए। यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जो इको फ्रेंडली हो। पॉलीथीन पैकेट्स के अलावा आप पेपर पैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्लांट और ट्रीज़ आप लगा सकते हैं। स्प्रेड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाइए लोगों में। एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या क्या एडवांटेज होंगी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोगों ने फॉलो कर लिया तो। लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लॉन्ग टर्म में चलेंगे, जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्ट होगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बढ़ेगी। जब कोई भूखमरी से नहीं मर रहा होगा, कोई गरीबी से नहीं मर रहा होगा, सब स्वस्थ होंगे तो ऑब्वियस है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बैलेंस होगी। चैलेंजेस क्या क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्वियस है, इसीलिए अब ना हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि ज़ीरो पॉवर्टी है, ना कि हमारे इंडिया में ऐसा है कि हंगर ज़ीरो हो गया है। हमारे इंडिया में पॉवर्टी भी है, ज़ीरो हंगर भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। ये सब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस में हो क्या क्या सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ना अचीव कर पाने के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, जो इंसान बहुत गरीब है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, लोग जागरूक ही नहीं हैं। अगर बर्तन धुल रहे हैं सिंक में तो लगातार पानी चल रहा है, इससे नहीं मतलब है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वाटर बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। टैप खुला है तो खुला है, कहीं पे खा पी के पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं, कंटिन्यूसली पॉलीथीन का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन, पेड़ों को काट काट के इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बनाई जा रही हैं, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, ये सब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चैलेंज ही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बढ़ रही है क्योंकि प्लांट्स को काट दिया जा रहा है। जब प्लांट कट जाएंगे CO2 की मात्रा बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हो गया है, इंडिया की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी गति से बढ़ती जा रही है, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चैलेंज ही है। कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर आपको धरती पे, आप और आपके फ्यूचर जनरेशन को धरती पे अच्छी लाइफ सर्वाइव करनी है तो उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। It ensures harmony between human and nature and promotes the better future for coming generation। ये क्या है, एक प्रकार का हारमोनी है, किसमें, ह्यूमन्स एंड नेचर्स के बीच में एक ऐसा अंतः संबंध है जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप सारी बिजली यूज़ कर लेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन पूरी अंधेरे में, आपने सारे पीने योग्य पानी ख़त्म कर दिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन पानी के बिना मर जाएगी। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए और अच्छी तरीके से कार्य करना चाहिए। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हुआ हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इजी पाठशाला।